आपके साथ क्या हो रहा है वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन आपकी जो सिचुएशन है उसको एक्सप्लेन करने के लिए फ़िज़िक्स में एक बड़ा रिलेटेबल लॉ है, जैसे आज के लेक्चर में हम लोग समझेंगे, और वो है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड लेंज़ेज़ लॉ। और आपकी जो बीमारी है उसका इलाज लेंज़ेज़ लॉ एक्सप्लेन करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं विद अंडरस्टैंडिंग ऑफ फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देखिए, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था एक टॉपिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का इन डेप्थ, उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें अगर किसी कंडक्टर को हम एक पर्टिकुलर पोजीशन में रखें कि उससे ताल्लुक़ रखने वाली मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वेरी होती रहे, या फिर मैग्नेटिक फील्ड को स्टेशनरी रख के कंडक्टर को मूव कराएं। ठीक है, तो नतीजे में क्या होता है, नतीजे में उस कंडक्टर के अंदर ऑटोमेटिक एक वोल्टेज प्रोड्यूस होता है, जो कि यहाँ पर आपको एक वोल्ट मीटर के अंदर नज़र आ रहा है। और ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और प्रोड्यूस होने वाला ईएमएफ कहलाता है इंड्यूस्ड ईएमएफ। जब भी किसी कंडक्टर से ताल्लुक़ रखने वाली मैग्नेटिक फील्ड को चेंज किया जाए, चाहे मैग्नेट को करीब या दूर करके या कॉइल को करीब या दूर करके, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड चेंज करें किसी कॉइल से ताल्लुक़ रखने वाली, तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर वोल्टेज का प्रोड्यूस हो जाना, ईएमएफ का प्रोड्यूस हो जाना, इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। और याद रखना, उस वोल्टेज को कहते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ, जिसके लिए आज हम लोग फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को पढ़ने वाले हैं। तो पहले अगर बात की जाए कि क्या है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो याद रखिए, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक बहुत ही फंडामेंटल सा लॉ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का, जो कि दो चीज़ों के दरमियान में रिलेशन को इस्टेब्लिश करेगा। कौन सी वो दो चीज़ें हैं? सबसे पहले तो है चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, और दूसरा वो रिलेशन बताता है इंड्यूस्ड ईएमएफ के दरमियान में या इंड्यूस्ड वोल्टेज के दरमियान में, जो कि किसी क्लोज सर्किट के अंदर होता है। ठीक है, दो चीज़ों के दरमियान में रिलेशन को समझने वाले हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स कितना चेंज हो रहा है या मैग्नेटिक फील्ड कितनी चेंज हो रही है, और उसकी वजह से ईएमएफ के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। यही आज का हमारा लेक्चर है। तो ठीक है, स्टेटमेंट से शुरुआत करते हैं कि फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या कहता है। देखिए, जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी कि ईएमएफ यानी कि वोल्टेज इंड्यूस होता है किसी क्लोज सर्किट में, एक्चुअली वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द सर्किट। ठीक है, यानी कि जो भी वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहा है, जैसे कि हमारी पिछली फिगर के अंदर वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहा था मैग्नेटिक फील्ड या फ्लक्स के चेंज होने से, तो फैराडेज लॉ ये कहता है कि वो जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है यानी कि ईएमएफ या वोल्टेज जो बनता है, वो बेसिकली डिपेंड करता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स पे, जो कि उस सर्किट से पास हो रहा होता है, जस्ट ऑन दी वन फैक्टर। और बाकी तो हम प्रोपोर्शनलिटी के कांस्टेंट से फाइंड कर ही सकते हैं। तो देखिए, ये वो ईएमएफ है जो प्रोड्यूस हो रहा है किसी भी सर्किट के अंदर, तो इस लॉ के मुताबिक वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के। यानी कि हम लिख सकते हैं डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी, ये मैग्नेटिक फ्लक्स है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पर आना चाहिए एक नेगेटिव साइन। ये नेगेटिव साइन क्यों आ रहा है? ये जो गाना इस वीडियो के बिल्कुल शुरू में था, उस सिचुएशन को एक्सप्लेन करने के लिए, जो कि इंशाल्लाह लेंजेज लॉ के अंदर हम एक्सप्लेन करेंगे। फिलहाल आप ये बात याद रखिए, जो भी ईएमएफ प्रोड्यूस होता है वो फ्लक्स के चेंज पे डिपेंड नहीं करता, वो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पे डिपेंड करता है। यानी कि फ्लक्स में जो तब्दीली आ रही है वो कितनी जल्दी आ रही है। जितनी जल्दी फ्लक्स के अंदर तब्दीली आती है, चाहे मैग्नेट को करीब करके दूर करके या कॉइल को करीब करके दूर करके, जितना तेज़ी के साथ फ्लक्स में चेंज आता है, उतना ही ज़्यादा ईएमएफ इंड्यूस होता है। और आपको पता है प्रोपोर्शनलिटी का साइन रिमूव होता है, इक्वल का साइन आता है और आता है कांस्टेंट। अब यहाँ आने वाला कांस्टेंट क्या होता है? यहाँ आने वाला कांस्टेंट होता है n। तो जो मुकम्मल फार्मूला बनता है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, वो ये होता है कि ईएमएफ बराबर होता है -n डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। अच्छा, ये ई क्या है? ई मैंने आपको बताया, ये जो सिंबल बना हुआ है बेसिकली ये शो कर रहा है ईएमएफ को, और ईएमएफ को हम किस में मेजर करते हैं? ईएमएफ को हम लोग मेजर करते हैं वोल्ट्स में। एन किसे शो कर रहा है? एन शो कर रहा है नंबर ऑफ टर्न्स जो कि कॉइल के अंदर है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल जिसके अंदर ईएमएफ बना रहे हैं हम लोग। ठीक है, और एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है? वो है डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। फ्लक्स में टाइम के लिहाज से कितना चेंज आ रहा है, तो हम कह सकते हैं रेट ऑफ
चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, जिसका यूनिट क्या होता है, फ्लक्स का यूनिट होता है वेबर, और विद रिस्पेक्ट टू टाइम है तो हम कह सकते हैं इसका यूनिट होगा वेबर पर सेकेंड। ठीक है जी। और नेगेटिव साइन मैंने आपको बताया कि इसको अभी हम लेंजेज लॉ के अंदर एक्सप्लेन करेंगे। फिलहाल आप ये बात याद रखिए कि जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होती है, यानी कि ईएमएफ इंड्यूस होता है किसी भी सर्किट में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के और नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है। बाकी जो फैक्टर्स हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन। जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं इंड्यूस ईएमएफ को, मैग्नेटिक 3 पहले डिस्कस करेंगे, फिर 2 और डिस्कस करेंगे, टोटल 5 है। मैग्नेटिक फ्लक्स के अंदर कितना चेंज आ रहा है, नंबर ऑफ टर्न्स इन अ कॉइल कितने हैं, और एरिया ऑफ कॉइल कितना है। पहले समझते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज क्या मुराद है। देखो, अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स ज़्यादा है, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स के अंदर जो तब्दीली आ रही है वो तेज़ी से आ रही है, जल्दी जल्दी आ रही है, तो ज़्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा। मिसाल के तौर पे 100 वोल्ट इंड्यूस होगा, 200 वोल्ट इंड्यूस होगा। और इसी के अपोजिटली अगर मैग्नेटिक फील्ड में या फ्लक्स में आहिस्ता आहिस्ता चेंज आ रहा है, यानी मैग्नेट अगर मूव कर भी रहा है तो आहिस्ता आहिस्ता कर रहा है, नतीजे में स्मॉल अमाउंट ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। मान लेते हैं कि अगर पहले 100 हो रहा था तो स्लो होने पर जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो 50 होगा, 20 होगा, 30 होगा, कम होगा। ठीक है, तो जितना तेज़ी के साथ आप मैग्नेट को मूव कराएंगे उतना ही तेज़ी के साथ ईएमएफ इंड्यूस होगा, क्योंकि जितना तेज़ी से मैग्नेट मूव होगा उतना तेज़ी से मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आएगा, फ्लक्स में चेंज आएगा। तो पहला फैक्टर यही है कि जो कि सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि ईएमएफ कितना इंड्यूस हो रहा है, उसकी वैल्यू कितनी है, वो डिपेंड करता है मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज के रेट पे कि कितना जल्दी जल्दी बदल रहा है। दूसरा फैक्टर नंबर ऑफ टर्न्स। नंबर ऑफ टर्न्स जो कि किसी कॉइल के अंदर होते हैं। इफ़ अ कॉइल वायर हैज़ मोर टर्न्स, ठीक है, ज़्यादा टर्न्स हैं अगर कॉइल के अंदर तो ज़्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा, और ईच टर्न ऑफ द कॉइल कंट्रीब्यूट टू द ईएमएफ। जाहिर सी बात है, हर एक टर्न जो है वो ईएमएफ को प्रोड्यूस करवाने का काम करेगा। इसका मतलब अगर हम इंक्रीज़ कर देते हैं नंबर ऑफ टर्न्स को तो जो ओवरऑल ईएमएफ होगा वो ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। अगर आपके सामने 2 मिसालें दी जाएँ तो आप देख सकते हैं कि दोनों तारों के अंदर, दोनों एग्जाम्पल्स के अंदर ऊपर वाले में नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा हैं, इस वाले में नंबर ऑफ टर्न्स कम है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर दोनों में एक जैसा फ्लक्स का चेंज आएगा तो ज़्यादा ईएमएफ इंड्यूस करेगा ये वाला कॉइल। क्यों ज़्यादा कॉइल करेगा इंड्यूस? क्योंकि नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा है, हर एक टर्न अपना अपना ईएमएफ बनाएगा तो ओवरऑल ईएमएफ ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। तीसरा फैक्टर एरिया ऑफ कॉइल पे भी डिपेंड करता है। एरिया ऑफ कॉइल क्या, जो साइज़ है कॉइल का कि उसका एरिया कितना है, ठीक है ना, कितना ज़्यादा हमने उसको रेडियस रखा हुआ है, उस पर भी डिपेंड करता है इंड्यूस्ड ईएमएफ। जितना बड़ा कॉइल होता है उतना ज़्यादा क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, यानी कि वो उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स उसमें से गुजरेगा तो ज़्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर ये हम 2 एग्जांपल्स देखें तो आप देखो इसमें 2 नज़र आ रहे हैं, ये वाला कॉइल नज़र आ रहा है, ये वाला कॉइल नज़र आ रहा है। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुजरेंगी तो इससे कम गुजरेंगी, इससे ज़्यादा गुजरेंगी, क्योंकि ये ज़्यादा एरिया को ऑक्यूपाई कर रहा है। तो इसका मतलब जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होगा वो इसमें ज़्यादा होगा, इसमें कम होगा। तो फ्लक्स ज़्यादा, ईएमएफ ज़्यादा, नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा, ईएमएफ ज़्यादा, एरिया ज़्यादा, तो भी इंड्यूस्ड ईएमएफ ज़्यादा होगा। चौथा और पांचवा फैक्टर एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड कॉइल और एक्सटर्नल फैक्टर्स, जो भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। एंगल कितना बन रहा है, याद रखिए, अगर एंगल बनता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और कॉइल के प्लेन के दरमियान में, उस पर डिपेंड करता है। मैक्सिमम कब होगा, जब मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होती है कॉइल के प्लेन के, और ईएमएफ मैक्सिमम होता है जब मैग्नेटिक फील्ड कॉइल के परपेंडिकुलर होती है, तो मैक्सिमम ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, और जब फील्ड लाइंस पैरेलल होती हैं तो ईएमएफ मिनिमम प्रोड्यूस होता है। जिसकी मिसाल हम जो है वो जनरेटर के कॉइल से समझ सकते हैं। जो जनरेटर का कॉइल है, जब भी उसमें एंगल 0 बन रहा होता है तो ईएमएफ भी 0 प्रोड्यूस होता है, और जब भी एंगल, देखो यहाँ पे कॉइल बिल्कुल इसकी सीध में आ रहा है तो एंगल 0 बन रहा है, यहाँ पर जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो 0 इंड्यूस होगा। यहाँ पे ईएमएफ मैक्सिमम इंड्यूस होगा, क्योंकि जो कॉइल है और जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं उसके दरमियान में एंगल 90 डिग्री बन रहा है। समझ लो कि ये एक्स एक्सिस के अंदर है, तो ये आपको बिल्कुल इस तरीके से नज़र आ रहा है प्लेन में। फिर 180 हो गया, 180 0 से सिमिलर है तो ईएमएफ मिनिमम हो जाता है, फिर 270 मैक्सिमम हो जाता है, फिर 360 पर मिनिमम हो जाता है। तो बात समझने वाली ये है कि जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो एक्चुअली एंगल पे भी डिपेंड करता है कि एंगल कितना है। ठीक है, और आखिरी जो फैक्टर है हमारे पास वो है एक्सटर्नल फैक्टर से रिलेटेड, जैसे कि टेम्परेचर, जैसे कि मटेरियल की क्या प्रॉपर्टी है, जैसे प्रेशर क्या है, जैसे इन्वायरमेंटल कंडीशन क्या है।
भाई अगर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है तो मटेरियल डिफरेंट बिहेव करता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं होती तो डिफरेंट जो है प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो इसका मतलब एक्सटर्नल फैक्टर्स पे भी डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो ये 5 फैक्टर्स हो गए जो कि हमने फैराडेज लॉ से ड्राइव करे, जिसके ऊपर प्रोड्यूस होने वाला ईएमएफ डिपेंड करता है। ठीक है, अब जो इंड्यूस्ड करंट है जो कि ईएमएफ की वजह से प्रोड्यूस होता है वो हमारा लेंज़ेस लॉ एक्सप्लेन करेगा, और वो जो शुरू में वीडियो के शुरू के अंदर बाजी की कंडीशन थी वो भी एक्सप्लेन कर देगा। तो सबसे पहले समझ लेते हैं, ये हमारे पास एक कॉइल है जो मैं बनाऊंगा, इसके ऊपर हम एक तार को लपेट देते हैं, कई सारे नंबर ऑफ टर्न्स देते हैं, जितने नंबर ऑफ टर्न्स देंगे उतना ही ज़्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा, ये बात तो हम जानते हैं। ठीक है, इसको कनेक्ट कर देते हैं एक गैल्वानोमीटर के साथ, हमने एक गैल्वानोमीटर के साथ कनेक्ट कर दिया। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे, अब हम इससे रिलेटेड मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करेंगे। कैसे चेंज कर सकते हैं, किसी मैग्नेट को करीब लाके या दूर लाके। अब आप एक बात ऑब्जर्व कर लो, इस तार से कोई भी बैटरी कनेक्ट नहीं हुई है। ठीक है, तो करंट फ्लो नहीं करेगा, करंट फ्लो नहीं करेगा तो ये जो पूरा सोलिनॉइड है इसमें ना ही कोई नॉर्थ पोल बन रहा है ना ही कोई साउथ पोल बन रहा है। बट अब आप ऑब्जर्व कीजिएगा, जैसे ही हम इस मैग्नेट को करीब लाने की कोशिश करते हैं तो जो यहाँ पर इंड्यूस्ड करंट बनता है वो इस डायरेक्शन में फ्लो करता है, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है ऊपर से नीचे की तरफ। नतीजे में ये जो लेफ़्ट साइड है ये साउथ पोल बन जाती है और ये साइड जो है वो नॉर्थ पोल बन जाती है और गैल्वानोमीटर डिफ्लेक्शन शो करता है। दोबारा से बात को समझो कि जब मैग्नेट को करीब लाने की कोशिश करते हैं तो ये नॉर्थ बन जाता है, ये साउथ बन जाता है, और साउथ साउथ को क्या करता है, रिपेल करता है। जब हम मैग्नेट को करीब ला रहे हैं इस कॉइल के, तो ये कॉइल ऐसे बिहेव कर रहा है कि ये इस मैग्नेट को रिपेल करता है। याद रखो, ये करंट प्रोड्यूस हो रहा है मैग्नेट के करीब आने की वजह से, बट वो करंट फ्लो इस तरीके से कर रहा है कि वो मुखालफत कर रहा है इसके करीब आने की, और उसको क्या करना शुरू कर दिया, रिपेल करना शुरू कर दिया। अब मिसाल के तौर पे इसी मैग्नेट को दूर ले जाके देखते हैं। फिलहाल तो ईएमएफ ज़ीरो हो जाएगा जैसे ही ये रुक जाएगा, लेकिन ये यहाँ पर सब कुछ ज़ीरो हो गया, कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा। जैसे ही हमारा ये मैग्नेट रुक गया वैसे ही आप देखेंगे जो तार है उसमें से बनने वाला करंट ख़त्म हो जाएगा, गैल्वानोमीटर डिफ्लेक्शन ज़ीरो शो करेगा। बट अब अगर इसी मैग्नेट को मैं दूर ले जाने की कोशिश करता हूँ तो ये जो हमारा कॉइल है ये बिल्कुल डिफरेंट बिहेव करने लगेगा। अब क्या होगा कि ये इसको अट्रैक्ट करने लगेगा। ठीक है, इसका मतलब ये साइड नॉर्थ बन जाएगी, ये साउथ बन जाएगी। और नॉर्थ और साउथ कैसे बन रहा है, बेसिकली करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होना शुरू हो जाता है। यानी कि जब मैं मैग्नेट को करीब ला रहा था तो करंट ऐसे फ्लो कर रहा था कि वो रिपेल करने लगा था मैग्नेट को, और अब मैं दूर लेके जा रहा हूँ तो वो अट्रैक्ट करने लगा। दोबारा देखिए, दोनों सिचुएशन को समझते हैं। यहाँ पर फिलहाल कोई भी करंट नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैग्नेट को करीब लेकर जाऊँगा तो करंट ऊपर से नीचे बहेगा, इसको साउथ कर देगा, साउथ साउथ को रिपेल करता है। ये जब तक साउथ रहेगा जब तक कि हमारा मैग्नेट करीब आता रहेगा। लेकिन जैसे ही मैं मैग्नेट को रोक दूंगा आप देखेंगे ईएमएफ ज़ीरो हो जाएगा। अब मैग्नेट को दूर ले जाने की कोशिश करूँगा तो करंट ऐसे फ्लो करेगा कि ये साइड बन जाएगी नॉर्थ, ये बन जाएगी साउथ, और नॉर्थ साउथ को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। तो आपने ऑब्जर्व करा, जब मैग्नेट करीब आ रहा है तो कॉइल उसे रिपेल कर रहा है, जब मैग्नेट दूर जा रहा है तो कॉइल उसे अट्रैक्ट कर रहा है। भाई ये क्या हो गया कि कॉइल के करीब, मतलब मैग्नेट का करीब आना भी पसंद नहीं आ रहा और दूर जाना भी पसंद नहीं आ रहा। तो एक्चुअली ये लेंज लॉ ही एक्सप्लेन करेगा कि यहाँ पे सिचुएशन क्या है। एक्चुअली लेंज लॉ के मुताबिक जो डायरेक्शन होती है इंड्यूस्ड ईएमएफ की या इंड्यूस्ड करंट की किसी भी सर्किट के अंदर, वो हमेशा इस तरीके से होती है कि वो अपोज करती है उस चेंज को जिस चेंज की वजह से वो खुद प्रोड्यूस हो रहा है। सही है ना, मिलो ना तुम तो हम घबराएं, मिलो तो आँख चुराएं, ये बिल्कुल ऐसे ही कर रहा है कॉइल। ठीक है, कॉइल क्या कर रहा है कि जैसे ही मैग्नेट करीब आ रहा होता है तो वो उसे रिपेल करता है। ठीक है, क्योंकि करीब आने की वजह से प्रोड्यूस हो रहा था तो वो उसे रिपेल करना शुरू हो जाएगा। अच्छा, फिर जब इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा था मैग्नेट के दूर जाने की वजह से, तो उसे दूर जाने से भी रोक रहा है और उसे अट्रैक्ट कर रहा है। तो होता यह है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो हमेशा हमेशा अपोज करता है उस चेंज की, उस वजह की जिसकी वजह से वो खुद प्रोड्यूस हो रहा है। अगर मैग्नेट के करीब आने की वजह से प्रोड्यूस हो रहा होता है तो वो कोशिश करता है कि रिपेल कर दे, और अगर मैग्नेट के दूर जाने की वजह से प्रोड्यूस हो रहा होता है तो वो कोशिश करता है उसे अट्रैक्ट करने की, जो कि बेसिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की वजह से है। ये आपको दो एग्जांपल्स नज़र आ रही हैं। आप ऑब्जर्व करेंगे कि यहाँ पे कॉइल के नॉर्थ पोल को करीब ला रहे हैं तो ये वाली साइड बन गई नॉर्थ पोल जब करीब ला रहे हैं,
ये वाली बन गई साउथ, तो नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल करने लगेगा। और जब इसको दूर ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ तो ये साइड बन जाती है साउथ, ये बन जाती है नॉर्थ, और साउथ अब नॉर्थ को अट्रैक्ट करने लगता है। लिखोगे क्या इसकी एक्सप्लेनेशन के अंदर, वो ये देखो, जैसे ही हम नॉर्थ पोल को मैग्नेट के करीब लेकर आते हैं सरफेस ऑफ कॉइल के, तो इंड्यूस करंट जनरेट होता है कॉइल के अंदर एंटी क्लॉकवाइज, और वो नॉर्थ पोल बनाता है। नतीजे में क्या होता है कि नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल करने लगता है। मैग्नेट का नॉर्थ पोल करीब आ रहा है तो ये उसको करीब आने से रोकने के लिए इस साइड को नॉर्थ बनाता है, इस साइड को साउथ बनाता है। सेकंड वाले केस के अंदर अब जब मैं दूर ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ किसी मैग्नेट के नॉर्थ पोल को, तो करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होने लगता है। नतीजे में ये साइड बन जाती है साउथ, तो साउथ नॉर्थ को दूर जाने से रोकता है, यानी कि अट्रैक्ट करता है। तो साबित हुआ कि जो इंड्यूस्ड करंट है वो हमेशा ऑटोमेटिकली ऐसी डायरेक्शन में फ़्लो करता है कि वो अपने फ़्लो के ज़रिए जो चेंज होता है मैग्नेटिक फ्लक्स का उसको अपोज करता है, मुखालफत करता है। ठीक है, यही बेसिकली हमारी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की टाइप है। यहाँ पे आप चारों फिगर्स के अंदर देख सकते हो अलग अलग किस तरीके से बिहेव कर रहा है। तो अगर हम बात करें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की, तो कहने का मकसद ये कि एनर्जी क्रिएट नहीं हो सकती, डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती, बट यहाँ पे तो करंट प्रोड्यूस हो रहा है तारों के अंदर। वो पता है क्यों प्रोड्यूस हो रहा है? जब आप मैग्नेट को करीब ले जाने की कोशिश करते हो तो ये कॉइल इसे रिपेल करता है, बदले में आपको कुछ वर्क डन करना पड़ता है, और वही आपका किया गया वर्क डन एक्चुअली यहाँ पर ईएमएफ को प्रोड्यूस करता है। जब आप इस नॉर्थ पोल को दूर ले जाने की कोशिश करते हो तो ये कॉइल साउथ बन के इसे अट्रैक्ट करने लगता है, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा वर्क डन करना पड़ता है मैग्नेट को दूर ले जाने के लिए। वही एक्स्ट्रा वर्क डन बेसिकली यहाँ पे करंट को प्रोड्यूस कराता है। दो बार और समझो, जब आप मैग्नेट के साउथ पोल को दूर ले जाते हो तो ये साइड साउथ बन जाती है, ये साइड बन जाती है नॉर्थ, साउथ साउथ को अट्रैक्ट करने लगता है, पर दूर ले जाने के लिए जो आप वर्क डन करते हैं वही वर्क डन इसके ईएमएफ में कन्वर्ट हो जाता है। जब साउथ को करीब लाने की कोशिश करते हो ये बन जाता है साउथ, साउथ साउथ को करता है रिपेल, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा वर्क डन करना पड़ता है। और दरअसल हम यहाँ पे एनर्जी को क्रिएट नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो हमारा किया गया काम होता है मैग्नेट के ऊपर वही कन्वर्ट हो जाता है इंड्यूस्ड ईएमएफ में, जो कि एक्चुअली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की ही स्टेटमेंट है कि एनर्जी को क्रिएट नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, लेकिन एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो ये थे आज के हमारे दोनों लॉज जो हमें समझने थे, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड लेंजेज लॉ, और आई होप आपको दोनों क्लियर हो गए होंगे। नोट्स के हवाले से ही बता दिया मैंने कि आपने क्या क्या लिखना है, और समझाने के लिए तो कोशिश करी मैंने अपनी तरफ से मुकम्मल कि समझा सकूं।